ऑफ स्टेट्स चाहिए तो मैं बता चुका हूँ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या है। जैसे अगर हमारे पास कोई एनर्जी इंटरवल है E एंड E प्लस डेल्टा E या E प्लस डी, तो इस इंटरवल के अंदर कितनी स्टेट्स हैं उसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बोलेंगे। और वो हमने कैसे निकाला था? हमने क्या किया था, हमने फेज स्पेस में इंटीग्रल लिया था 3 डायमेंशन में, जिसमें 3 मोमेंटम के इंटीग्रल थे और 3 पोजीशन के लिए थे, और इसे हमने डिवाइड कर दिया था स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम के साथ, यही किया था ना। और फिर हमने कुछ इसे इस तरीके की प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया था कि आपके पास एक स्फीयर है जिसका इनर रेडियस है 2me और आउटर रेडियस कितना है, √2m E प्लस डी। तो ये जो अंदर वाला वॉल्यूम होगा ना, ये वाला, ये आपको स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कौन से एक्सप्रेशन तक पहुंच गए थे कि यहां तक V/h³ 4π/3 2m E प्लस डी, और ये पूरे की पावर 3/2 है ना, यही था ना, -2me की पावर 3/2। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं क्या करूं, √2me कॉमन ले लूं, या √2me भी क्यों, 2me की पावर 3/2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखिए क्या होगा, 2me की पावर 3/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो देखिए अंदर क्या बचेगा, 1, यही बचेगा ना, 1 प्लस, यहां पर e था ही नहीं तो ये e से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1 प्लस DE/E की पावर 3/2 और ये -1। बोलिए ये स्टेप समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी रेज टू द पावर n, ये बाइनोमियल फॉर्म में है ना। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में है, तो इसकी फर्स्ट टर्म अगर आप लिखना चाहो तो a प्लस n टाइम्स b लिख सकते हो। तो हम क्या कर देते हैं, रेज टू द पावर 3/2, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3/2 DE/E, और ये हो गया -1। दिस -1 एंड दिस -1 गेट्स कैंसल्ड। ठीक है, दिस 3 एंड दिस 3 गेट्स कैंसल्ड, तो क्या बचेगा हमारे पास, हाँ इस 2 से आप ये भी काट सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 2πv/h³, 2me की पावर 3/2 और ये DE डिवाइडेड बाय E। ये आपके पास क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ गई, GI। ठीक है, और आपको बेसिकली डिपेंडेंसी चाहिए यहां पर कि कौन सी पावर पे डिपेंडेंसी है। तो देखिएगा GI किसके बराबर आ गया, मैं इसे ऐसे लिख दूं, 2πv/m क्या था, 1 मिनट, 2πv/h³ है ना। अगर मैं इसे 3/2 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2m/h² की पावर 3/2। तो देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर h³ भी आएगा, और ये आ जाएगा, यहाँ e की पावर 3/2 है और यहाँ e की पावर 1 है, 3/2 - 1 कितना हो जाएगा, 1/2, तो आ जाएगा e की पावर 1/2 DE। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ जितनी भी स्टेट्स हैं, GI इज द नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल। तो नंबर ऑफ स्टेट्स पॉसिबल जो है, हम उसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की फॉर्म में कैसे लिख देंगे, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, ये वाला जो है हमारे पास, दिस इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। दिस वन राइट हियर, दिस इज नंबर ऑफ स्टेट्स, और ये किसके प्रोपोर्शन में आ रहा है आपके पास, जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, इट इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर 1/2। ये कौन सा केस है, 3 डायमेंशनल केस। ठीक है, कौन सा केस है ये,
दिस इज द 3 डायमेंशनल केस। अगर यही काम आपको 2D में करना होता ना, अगर 2 डायमेंशन में करना होता तो देखिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, बस जो आपका इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, dpx dpy dx dy बन गया 2 डायमेंशनल केस। x और y लिया आपने, और डिवाइड भी आप किससे करोगे, h स्क्वायर से। अगेन यहां पर इससे सॉल्व करोगे तो x आएगा, इसे सॉल्व करोगे y आएगा, x मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, एरिया a अपॉन एच स्क्वायर, और यहां पर ये चीज बचेगी dpx dpy। बोलिए क्लियर? सिंपल सी बात है ना। 3D में आपके पास वॉल्यूम आ रहा था, वॉल्यूम अपॉन एच क्यूब, यहां क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन एच स्क्वायर। नहीं समझे? समझ गए? अब देखिए यहां पर देखिए, अगर आप मोमेंटम को लिखना चाहो, इधर मोमेंटम एनर्जी का तो यही रिलेशन है ना, पर अगर आप मोमेंटम का स्क्वायर को लिखना चाहो तो आप सिर्फ 2 डायमेंशन में ऐसे लिखोगे, px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। और ये px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2me, इसके बराबर। आप समझ रहे हैं यहां से? और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √2me का स्क्वायर। अब ये किसकी इक्वेशन बन रही है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। देखिए बन रही है ना सर्कल की, क्योंकि अगर 3 डायमेंशन में होता तो स्फीयर बन जाता, बट इट इज इन 2 डायमेंशन, सो इट्स अ सर्कल। px स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू √2me पूरे का स्क्वायर, है ना। अब देखिए, अगर मैं एक डिस्क लूं जिसका जो रेडियस है वो कितना है, अंडर द √2me है, और मैं इसमें हल्का सा इंक्रीमेंट कर दूं de का, तो कुछ ये सिचुएशन आ जाएगी। ये क्या है, ये रेडियस कितना है, √2me प्लस de। तो आपके पास बड़े वाला एरिया है एक, लेट मी हाईलाइट इट, एक बड़े वाला एरिया है, देखो ये पूरा, ठीक है। अगर आप ये पूरे वाला एरिया निकाल लें ना, इफ यू कैलकुलेट दिस एरिया, और आप अंदर वाले एरिया कम कर दें, ये वाला एरिया कम कर दें, ठीक है, तो आपके पास क्या, कौन सा रीजन बचेगा, ये वाला। तो आपको डेंसिटी मतलब आपको नंबर ऑफ स्टेट्स मिल जाएंगी उस एनर्जी इंटरवल में। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जीआई चाहिए ना आपको, तो जीआई कैसे मिलेगा, तो सिंपली क्या करना है, शेडेड रीजन का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कैसे निकाला जाता है, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो पाई, मैं इसे इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दूं, let me write it in the form of an integral dpx dpy किसके बराबर, पाई बाहर वाले का रेडियस √2m e प्लस de, ये है ना, इसका स्क्वायर, माइनस पाई अंदर वाले का रेडियस कितना है, √2m e, इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई 2m e प्लस 2m de, है ना, माइनस पाई, और ये कितना आ जाएगा 2m e। तो पाई ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा, 2 पाई m de। बोलिए क्लियर? यस सर। 2 पाई m de ये आ गया। तो ये आपके पास अगर एरिया आ गया, तो आप इस वाले इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, ये वाले इंटीग्रल का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो जी किसके बराबर आ जाएगा, a अपॉन एच स्क्वायर 2 पाई m de। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? नहीं करी कोई भी गड़बड़। अब मुझे बताओ, क्या यहां पर एनर्जी आ रही है कहीं पे, इस तरफ एनर्जी है कहीं? जैसे यहां पर एनर्जी की पावर कितनी थी 3D में, ये देखो, जब आपने जीआई निकाला तो ई की पावर 1/2 थी ना, यहां पर है वैसे कुछ?
नहीं है ना, तो इसका मतलब No, है sir. कि अगर मैं जी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की प्रोपोर्शनैलिटी देखूं तो एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2D जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। 2D structures are independent of energy। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो ग्राफीन जो होता है वो एक 2D स्ट्रक्चर होता है ना, ग्राफीन इज अ 2D स्ट्रक्चर और वो एनर्जी पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए जब आपने 3D का बात करा था तो 3D में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी की पावर 1/2 पे थी, और 2D में हमने निकाला तो एनर्जी की डिपेंडेंसी कितनी आ गई, 0 पे आ गई। तो 1D में जब निकालोगे तो आप गेस करिए खुद क्या आना चाहिए, मेक अ गेस, क्या आना चाहिए? क्या एनर्जी की पावर -1/2 नहीं आ जाना चाहिए इस लॉजिक से? चलिए चेक करते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। लेट अस चेक। तो देखिए 1D में आप क्या करोगे, फॉर 1D केस आप सिंपली ये बोलिएगा कि जो GI है वो कैसे आएगा, दो इंटीग्रल सॉल्व करके, एक dpx एक dpy, सॉरी dpx और dx ना, dpx dx और डिवाइडेड बाय h, सिंपल h। ठीक है, और जब आप इन दोनों इंटीग्रल्स को अलग कर लीजिए तो dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, क्या सिंपल लेंथ नहीं आ जाएगी l, तो l डिवाइडेड बाय h और ये क्या आ जाएगा dpx। बोलिए क्या क्लियर हुआ? 1D केस है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो हम 1 डायमेंशन में करने की कोशिश करते हैं। तो पी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। तो पी एक्स का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2m इंटू एनर्जी। तो पी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट 2me। ठीक है, तो मैं अगर एक लाइन ले लूं, क्योंकि अब मुझे एरिया नहीं चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं माइनस रूट 2me और एक पॉइंट ले लेता हूं प्लस रूट 2me और बीच में क्या ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। ठीक है जी, तो आपके पास बेसिकली क्या होगा, अगर मुझे क्या चाहिए होगा, ये वाला इंटीग्रल चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, 2m e प्लस डी अंडर द रूट में से माइनस करूंगा अंडर द रूट 2me। बोलिए कि स्टेप समझ में आया आपको? वही चीज है ना, अब कुछ स्क्वायर नहीं हो रहा, कुछ 3/2 नहीं हो रहा, वॉल्यूम नहीं है, सिंपल क्या है, 2m e प्लस डी की पावर 1/2 माइनस अंडर रूट 2me, लेंथ है ना सिंपल ये। ठीक है, और यहाँ 2 का फैक्टर आएगा, क्यों, बिकॉज आप यहां से यहां चले हुए हो, माइनस से पॉजिटिव, मतलब दो वैल्यूज है ना, एक माइनस रूट 2me एक प्लस रूट 2me, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ फैक्टर ऑफ 2 हियर। तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप लिख दीजिए 2me e प्लस डी, और इस पूरे की पावर कितना है, 1/2 है, माइनस का साइन 2me, इसकी पावर भी 1/2 है। तो अब आपको पता है कॉमन क्या लिया जा सकता है, 2 पहले से इधर, 2me की पावर 1/2 कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा क्या, 1 प्लस डी बाई ई की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, फिर से बाइनोमियल फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2me की पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 डी बाई ई माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2me की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई ई और ये डी। तो मुझे लगता है कि आप डिपेंडेंसी देख पा रहे होंगे अब कि, ठीक है चलिए करा देते हैं ये। तो देखिए GI किसके बराबर आ जाएगा, और ये कितना आ गया, ए नहीं सॉरी क्या आना था इधर,
L/h ना, L/h, और इंटीग्रल सॉल्व करके क्या आया, √2m, इधर e की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई e, और ये डी। ठीक है, यही है ना। तो देखो इधर e की पावर 1/2, इधर 1, ऊपर ले जाओगे माइनस का 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, e की पावर -1/2 डी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इस केस में किसके प्रोपोर्शन है, एनर्जी की पावर -1/2 के। बोलिए क्या बात क्लियर हुई। तो जो चीज प्रेडिक्ट की थी पैटर्न वही आ गया ना, ये देखिए यही है ना। तो अगर मतलब हमें डिपेंडेंसी का ध्यान रखना होता है थोड़ा सा, बार बार तो कहाँ निकालेंगे, पर डिपेंडेंसी भी ध्यान में रखी जा सकती है। 1/2, 0 और -1/2, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बोलिए ठीक है। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अब मान लीजिए मैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यहाँ पर एनर्जी के साथ यहाँ प्लॉट करता हूँ मान लीजिए, और मैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल केसेस को प्लॉट करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ 1D केस को। तो 1D केस में एनर्जी पे कैसे डिपेंडेंस है, -1/2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बात हुई। तो देखिए जब एनर्जी 0 को अप्रोच करेगी, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और जैसे जैसे एनर्जी इनफाइनाइट होती जाएगी ये कम होता जाएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा 1D में, आप समझ रहे हैं। अच्छा 2D पे, 2D में एनर्जी पे कोई डिपेंडेंस है, ये ग्राफ की बातें साइड में लिख दी। 2D में एनर्जी पे कोई डिपेंडेंस है, देखिए एनर्जी की पावर 0 नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी है ना सिर्फ, ये यही था ना 2D में। एनर्जी की डिपेंडेंस 0, इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू, एनर्जी पे कोई निर्भरता ही नहीं है। तो मतलब कुछ इस तरीके की लाइन 2D केस में, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और 3D केस में +1/2, एनर्जी की पावर +1/2, ठीक है। तो 0 से ग्राफ शुरू होगा, एनर्जी 0 तो ये भी 0, तो यहां से ग्राफ शुरू करेगा, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बढ़ेगा, बट वो उतना फास्ट इंक्रीज नहीं है, इट्स अ स्लो इंक्रीज। तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये 3D केस। बोलिए कि आपको समझ में आ गया कैसे बनाइए। क्लियर। एक तो कुछ बोलते नहीं हो। यस सर। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ एनर्जी से आप मोमेंटम की भी देख सकते हो, कोई मतलब बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंटम के लिए हम सिमिलर काइंड ऑफ ग्राफ बना सकते हैं कि 1 डायमेंशन में मोमेंटम के साथ इसका क्या वेरिएशन है, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए GI, और मैं यहाँ पर ले लूँ 1D केस, 2D केस, 3D केस। तो एनर्जी के साथ जो वेरिएशन थी वो ये थी कि एनर्जी की पावर -1/2, एनर्जी की पावर 0, एनर्जी की पावर +1/2। पर अगर मैं मोमेंटम के साथ देखना चाहूँ तो हाउ कैन आई लुक एट इट। तो सिंपल सी बात है, देखिए 1D केस में जो ये है डिपेंडेंसी है वो है e की पावर -1/2 DE साथ में चला हुआ है ना। तो देखिए e का वैल्यू कितना है, p²/2m, ठीक है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, p² पे। तो एनर्जी की पावर -1/2 किस पे डिपेंड करेगी, p की पावर 2 × -1/2। तो ये कितना हो जाएगा, p की पावर -1, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो p की पावर -1 से करूंगा, और DE अगर मैं यहां निकालने की कोशिश करूं, देखिएगा अगर मैं DE निकालने की कोशिश करूं तो आ जाएगा 2p dp। आपको समझ में आया। तो अगर मैं DE की बात करूं तो वो p की पावर 1 पे डिपेंड करता है। तो यहां पर p dp ऐसे लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, p की पावर -1, p की पावर +1, कितना हो गया, p की पावर 0। तो ये मोमेंटम की पावर 0 पे डिपेंड करेगा।
नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? मैंने जल्दी करा दिया क्या? उसको रिपीट करना पड़ा। मैं दूसरा 2D केस कराता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एनर्जी की जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो एनर्जी की पावर 0 पे डिपेंड करते हैं, और डीई साथ में चला है ना, तो ई की पावर 0 का मतलब क्या है कि ये तो 1 के बराबर है। किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर है। डीई को अगर आप रिप्लेस करना चाहो तो डीई को आप ऐसे लिखते हो, इस रिलेशन का यूज किया ना हमने, p²/2m। तो जब हम डीई निकाले ना, तो 1/2m तो कांस्टेंट है, तो इस p² को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, 2p और फिर dp। तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है। m मेन चीज तो ये आ गई ना, pdp। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं pdp। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया चल गया कि ये मोमेंटम की फर्स्ट पावर पे निर्भर कर रहा है, तो ये p की फर्स्ट पावर। अब समझ में आया? ठीक है, जैसे 3D केस की बात करें तो आपको आइडिया लग गया होगा p की पावर 2 पे निर्भर करेगा। ये तो इतना हमें देख के पता चल रहा है, पर फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम क्या करें, निकालें। तो जैसे 3D केस में क्या हो रहा है, ये एनर्जी की पावर 1/2 dE, तो dE की जगह आपको पता है क्या लिखना है, pdp। पर E की पावर 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, देखो, p²/2m, ये एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि एनर्जी p² के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं एनर्जी की पावर 1/2 की प्रोपोर्शनैलिटी चेक करूंगा तो आ जाएगा p की पावर 2 और इसकी पावर 1/2, दोनों तरफ 1/2 ले लिया पावर, 2 से 2 कैंसिल, एनर्जी की पावर 1/2 प्रोपोर्शनल है p के। तो यहाँ एनर्जी की पावर 1/2 की जगह लिखोगे p, तो ये किसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा, p² dp। तो ये p² के प्रोपोर्शन में। अब समझे? समझ गए? ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये जो नंबर ऑफ स्टेट्स है इसको मोमेंटम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे जीआई है ना, इसे हम लिख रहे थे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स टाइम्स एनर्जी इंटरवल। ये किसके बराबर आया था, 2πv 2m/h², 3/2 इसकी पावर, e की पावर 1/2। कंप्लीट रिलेशन तो ये है ना, ये तो टेबल सिर्फ डिपेंडेंसी बता रहा है कि इतनी इतनी पावर पे निर्भरता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पर लिख दीजिए वो वाली चीज, क्या लिखेंगे इधर, e की पावर 1/2। ऐसा नहीं लिखेंगे ना इधर, ये तो डिपेंडेंसी है सिर्फ, तो यहां पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, p²/2m, ये e के बराबर। ठीक है, तो e की पावर 1/2 किसके बराबर, यहां पूरे के ऊपर 1/2 आएगा, तो e की पावर 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, p डिवाइडेड बाय √2m। अब समझे? तो यहां पर p/√2m लिखोगे, और de की जगह क्या लिखेंगे, pdp। क्या लिखना था, एक मिनट रुको, इसकी जगह लिखोगे de किसके बराबर है, 2pdp डिवाइडेड बाई 2m, है ना, pdp डिवाइडेड बाई m। तो ये पूरा रिलेशन बना, कंप्लीट रिलेशन ये है। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो एवरीथिंग कैन बी रिप्लेस्ड, और आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, करिएगा आप, है ना, 4πv/h³ p² dp। यू कैन सी कि यहां पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2m की पावर 1 है, ये 1/2 है, तो दिस 3/2 कैन बी कैंसल्ड, ये वाला 2m। तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यू विल गेट अ रिजल्ट लाइक दिस। सो इट इज सिंपल मैथमेटिक्स, किया जा सकता है ना। बोलिए, क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज समझते हैं कि डिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है,
तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल. देखिए आइडेंटिकल क्या होता है, हर रूप से समान, ठीक है, मतलब उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जो किया जा सके. जैसे कलर का डिफरेंस नहीं होगा, साइज का नहीं होगा, मास का नहीं होगा, सारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज सेम है. सो आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर इन एवरी सेंस, सिमिलर इन एवरी सेंस. तो फिर डिस्टिंग्विशेबल क्या होता है या इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, और क्या आइडेंटिकल हमेशा इनडिस्टिंग्विशेबल होगा? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? देखो इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है फर्क नहीं किया जा सकता, ठीक है, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, ठीक है, कोई फर्क नहीं किया जा सकता है. अब क्या आइडेंटिकल का भी यही मतलब है कि फर्क ना किया जा सके? नहीं. देखिए हर सेंस में सेम होने का ये मतलब नहीं है कि आप उनमें फर्क ना कर सको. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं. लेट अस से कि एक मॉलिक्यूल है और वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है कुछ ऐसे, और उसके जैसा बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल थोड़ा डिस्टेंस पर है और वो भी अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है. अब मुझे एक चीज बताइए कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं क्या, एक जैसे हैं? मैंने बोला ना सिमिलर इन एवरी सेंस, उसके ही जैसा एक और है, तो आइडेंटिकल तो है, पर क्या आप फर्क कर सकते हो ना कि ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, तो ये डिस्टिंग्विशेबल हैं. समझ रहे हो? डिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है कि फर्क करना संभव है, भले ही ये सेम है किसी भी सेंस में, पर ये अपनी मीन पोजीशन पे फंसे हुए हैं ना. जैसे एक सॉलिड का लेटिस होता है, उसमें जो हमारे पास एटम्स होंगे वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं ना, है तो सारे एक जैसे, बट आप फर्क कर सकते हो ना. आप समझ रहे हो? आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, बट पूरी कोशिश है. कंफ्यूजिंग है, आई नो. आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे. इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है फर्क नहीं किया जा सकता. कई बार जो आइडेंटिकल होते हैं उनमें फर्क नहीं कर पाते हम, पर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कई बार फर्क करना संभव होता है. जैसे कि ये एग्जांपल, कुछ दूरी पर एक दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है और आप फर्क कर सकते हो कि ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, ठीक है. नहीं समझे? समझ गए सर. ओके सर. समझ गए, ठीक है. चलिए, तो अब अगर मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, तो और किसी कंटेनर में हमने क्या अज्यूम कर लिया कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर गैस मॉलिक्यूल्स, तो आप इन्हें आइडेंटिकल मान के चलते हो. आप बोल रहे हो कि ये सिमिलर इन एवरी सेंस, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट इन्हें आप फिर भी डिस्टिंग्विशेबल मानते हो. फर्क हम कर सकते हैं इंडिविजुअल के बीच में, इनडिस्टिंग्विशेबल. तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी समझाना विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल की क्या मतलब है, वरना ये दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं. आइडेंटिकल भी और फर्क भी कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ जो मैंने अभी बताया. क्लियर? अब फर्क करना कब संभव है, पहले ये समझो. देयर इज एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, इनके बीच का डिस्टेंस d है. इट्स एन एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि ऐसे ही करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में पार्टिकल्स होते हैं एक मोल गैस में भी. करोड़ों अरबों तो बहुत छोटा नंबर है, वैसे आपको पता है 10 की पावर 23 इज अ वेरी लार्ज नंबर. तो एवरेज डिस्टेंस जो है पार्टिकल्स का, व्हेन इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है. क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा ना डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, कि एवरी मैटर पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, और उस वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है. और जब वेव फंक्शन अगर ओवरलैप कर जाए दो पार्टिकल्स का, तो फर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है. पर अगर उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो छोटी है और उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, तो आप उनमें फर्क कर सकते हो.
और ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है कि जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच का वो ज्यादा है, इट्स वेरी लार्ज, और उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स जो हैं वो काफी कम है। यहाँ पर मैं टी सबस्क्रिप्ट यूज करूंगा ये बताने के लिए कि ये वेवलेंथ किस वजह से आ रही है। अब देखिए, जब भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो देयर इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी टेम्परेचर की वजह से है, तो हम इसको बोल देंगे इट्स अ थर्मल वेवलेंथ। ठीक है, we'll say कि this is de Broglie thermal wavelength, de Broglie thermal wavelength, and this d here this is the average distance between the particles. This is the average distance between the particles. ठीक है, तो अब अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है इट इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, कुछ ये होता है ना, h बाई पी या h अपॉन एम वी बोल सकते हैं ना। और अगर मैं इसे h बाई पी की फॉर्म में लिखूं तो एनर्जी की टर्म्स में इसे लिख सकते हैं h अपॉन अंडर द रूट 2m, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, h अपॉन रूट 2m। ठीक है, और एनर्जी जो है अगर वो थर्मल एजिटेशन की वजह से है ना, टेम्परेचर की वजह से है, तो आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो, केबीटी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m kBT। क्या ये आपको समझ में आया? बेसिकली केबीटी क्या है कि टेम्परेचर के साथ जो एनर्जी का रिलेशन है कि द टेम्परेचर विल इंक्रीज, एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो एनर्जी जो है वो केबीटी से निकाली जा सकती है। क्या आपको कुछ आइडिया लगा ये? ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं इस गैस के अंदर, दे आर मूविंग विद एवरी पॉसिबल वेलोसिटी, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि कोई भी एनर्जी जो आप सोच सकते हो इसी इंटरवल में वो इसके अंदर होगी। ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, टेम्परेचर, थर्मल एजिटेशन की वजह से। तो आपने टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकाल लिया है लैम्डा टी, और ये लैम्डा टी छोटा होना चाहिए एवरेज डिस्टेंस से। ठीक है, तभी आप इनमें फर्क कर पाओगे